Good morning, everyone. In previous lecture, I told you about the format of cash flow from operating activities and what is cash flow statement, its meaning and its features also. Format के बाद, today I am going to discuss with you how to solve these questions of cash flow from operating activities. Now I am going to take question 6a given at page number 6.118. तो उसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो फॉर्मेट बना लेंगे इस तरह से, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये मैं साइड पे स्पेस छोड़ा, आपने नहीं छोड़ना ये नोट नंबर 1, तो मैंने तो वैसे ही छोड़ा कि मेरी स्क्रीन तो ब्रॉड है, तो मुझे अगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए नोट 1 चाहिए होता है। आई थिंक इस क्वेश्चन में ये नोट नंबर 1 नहीं बनाना आपको। तो अगर आपको नोट बनाना भी तो सबसे एंड में बनाना है, नेक्स्ट पेज पे बनाना है ऑपरेटिंग के बाद। तो अब हम आई एम गोइंग टू रीड द स्टेटमेंट। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट कैश फ्रॉम। ओपन ए बुक की ओर, अपनी बुक खोल के रखिए, साथ साथ मैं क्वेश्चन अपनी बुक में से पढ़ी है, मैं सोल्व करना बता रही हूँ आपको। कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस। और बैलेंस आपको दिए हुए यानी 31 मार्च 2016 एंड 31 मार्च 2017, यानी दोनों ईयर्स के बैलेंस है, 16 का भी है और 17 का भी है। तो सबसे पहले अपने ईयर्स जो चेक करने हैं ऊपर। कई बार करंट ईयर पहले होता है, प्रीवियस बाद में होता है, और कई बार प्रीवियस पहले होता है, करंट ईयर बाद में होता है। सबसे पहले अपने सबसे पहला काम ये है कि ईयर चेक करने हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम ईयर्स की गलती करके हमारा सारा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है, मैक्सिमम बच्चा ऐसा करता है एग्जाम में भी। तो ईयर सबसे पहले चेक करने हमने, पहले 16 प्रीवियस है, देन करंट ईयर है। उसके क्वेश्चन में डेटर्स, बियर, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल, एक्लूड इनकम, ये सारी आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज गिवन है। और एक इस टेबल के बाद एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस वाज ₹1,30,000। तो इट मीन्स अभी क्वेश्चन हमें हाफ सोल्व करके दिया हुआ है। यस्टरडे आई टोल्ड यू अबाउट कि जो प्रीवियस लेक्चर मैंने बताया था कि आपके पास सबसे पहले लेना होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स करने के बाद जो आंसर आएगा एडलेस करने के बाद, उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो हमें आधा क्वेश्चन तो सोल्व करके ही दिया हुआ है, तो यानी हमें फर्स्ट वाला पार्ट अब इसमें सोल्व करना ही नहीं है। यानी हमें दिया हुआ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यानी ये लिखने के बाद सिर्फ वर्किंग कैपिटल मींस करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट ही हमें यहाँ पर दिखाना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब साथ साथ ही क्वेश्चन करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये प्रॉफिट है 1,30,000, तो इसको इस वाले कॉलम में लिखना, सेकंड वाले कॉलम में 1,30,000। अब वर्किंग कैपिटल में क्या, करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज। अब हमने बुक के अकॉर्डिंग नहीं करना, बुक में एड लेस बार बार किया, हमें वैसे नहीं करना। हमने डायरेक्ट जो है करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले आ रही है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करना है। यानी करंट लायबिलिटीज अगर इंक्रीज हो रही है डायरेक्ट रिलेशन तो प्लस कर देंगे, करंट लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है तो उसे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एसेट्स में रिवर्स होता है, अगर करंट एसेट इंक्रीज हो रही है तो उसे हम माइनस कर देंगे, करंट एसेट डिक्रीज हो रही है तो उसे हम प्लस कर देंगे। तो बस इस बात को ध्यान में रखना है। सबसे पहले डेटर्स दिए हुए, डेटर्स ईयर चेक कर लिए, पहले प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर के 50,000 है और करंट ईयर के 40,000 है। तो देखो डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, यानी पहले 50 थे अब 40 हो गए, तो डिक्रीज हो रहे हैं। तो मैं लिखेंगे डिक्रीज इन डेटर्स। डेटर्स के आपकी एसेट है, करंट एसेट है, जब भी डेटर्स एसेट डिक्रीज होगी तो उसे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो कितने आया डिफरेंस, कितना है इसका डिफरेंस लेना, कितना डिक्रीज हुआ 10,000, तो 10,000 अब इस वाले कॉलम लिख देंगे प्लस। उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल, हाँ जी देखते हैं, चेक करते हैं इंक्रीज हो रहे डिक्रीज। यानी प्रीवियस ईयर में 10,000 थे, अब हो गए 12,500। यानी बी आर करंट एसेट ये डिक्रीज हो, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है मतलब मैं ऐसे साइन लिख रही हूँ, आप लिखोगे इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल। कितना इंक्रीज हो रहा है, रिसीवेबल हो रही है 2,500, तो 2,500 इंक्रीज हो रही है। तो एसेट जब इंक्रीज होगी तो क्या कर देंगे, माइनस। तो कैश फ्लो में क्या करते हैं, माइनस की जगह हम ब्रैकेट इंडिकेट करते हैं, ब्रैकेट डिनोट्स द नेगेटिव आइटम्स।
तो जितनी भी नेगेटिव आइटम्स है उनके लिए हम ब्रैकेट यूज करेंगे, जैसे हमने कंपैरेटिव कॉमन साइन में किया था। दोनों स्टेटमेंट्स में ऐसे किया था, कंपैरेटिव में भी किया था और कॉमन साइन में भी हमने ऐसे किया था। उसके बाद है क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स लिख लेते हैं, बाद में चेक करते हैं कि इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। पहले 25,000 थी, अब 20,000 हो गए, तो क्रेडिटर्स 5,000 से डिक्रीज हो रहे हैं, तो मैं डिक्रीज का साइन लगा रही हूँ। क्रेडिटर्स मतलब सीधा रिलेशन है, लाइबिलिटी है, यानी कम होंगी तो इसे क्या कर दोगे, माइनस। तो 5,000 माइनस, और माइनस के लिए वर्ड माइनस लिखेंगे, ब्रैकेट लिखेंगे, ब्रैकेट 5,000। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पहले हम लिख लेते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटीज अभी चेक करते हैं, इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। पहले 800 थी, अब 1,000 हो रही है, तो 200 इंक्रीज हो रही है। तो लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे, इसे प्लस करेंगे। तो प्लस के लिए कोई साइन नहीं है, प्लस मीन्स सिंपली, माइनस के लिए हम ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस तो खाली बिना किसी भी साइन के जो भी नंबर होता है दैट मीन्स प्लस आइटम्स ना। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल आपके करंट लायबिलिटी से पहले हम लिखते हैं बिल्स पेबल। बिल्स पेबल कितने हैं, लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी से पहले 40,000 थे, अब 25,000 हो गए, तो 15,000 से कम हो गए। तो लायबिलिटी जब भी कम होगी तो क्या करेंगे, डिक्रीज इन लायबिलिटी, इसे क्या कर दोगे, 15,000 को ब्रैकेट में इंडिकेट कर देंगे। ब्रैकेट से डिनोट करने का मतलब है कि मतलब माइनस की आइटम है। नाउ लास्ट आइटम इज एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या होती है, करंट एसेट मतलब अभी इनकम हमें ड्यू तो है बट रिसीव नहीं हुई, अर्न तो कर ली, अभी रिसीव नहीं हुई, एक्रूड इनकम। अभी चेक करते हैं इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। पहले 6,000 थी, अब 7,000 हो रही है, एक्रूड इनकम इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज हो रही है तो मतलब करंट एसेट जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा, उसे माइनस करेंगे। यानी लाइबिलिटीज में सीधा रिलेशन है, इंक्रीज तो प्लस, डिक्रीज तो माइनस। एसेट में रिवर्स होता है, इंक्रीज तो माइनस, डिक्रीज तो प्लस। तो इन सारी आइटम्स को हम प्लस माइनस कर देंगे, जितना भी आएगा हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यानी 10 पहले प्लस की कर लेंगे, 10 और 10,200 प्लस का है, उसमें से ये सब माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा, कितना आएगा यहाँ पर, आई थिंक ये आएगा 13,300, 13,300 माइनस का आ रहा है, क्योंकि माइनस के आइटम जा रहा है 13,300। बस ये माइनस का करेंगे, तो हमारे पास 1,30,000 में से 13,300 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1,16,700। बस इसमें टैक्स नहीं दिया हुआ, क्योंकि हमारी क्वेश्चन के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये होता है, ये स्टेप निकालना होता है, इस क्वेश्चन में कैलकुलेट किया हुआ है। तो दूसरा स्टेप होता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरी स्टेप ये होता है। तो वो तो तब होता है जब आपके टैक्स दिया हो, टैक्स से पहले वाला पॉइंट। अब टैक्स तो है ही नहीं क्वेश्चन में, और कोई आइटम ही नहीं है, तो हम सीधा कर देंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये आंसर आ गया, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग activities. This is the answer. Now practical question 7 given at page 6.119. जैसे 6 एक रहा है, 6b भी सेम वैसे ही है, यू कैन डू दैट क्वेश्चन योरसेल्फ। तो क्वेश्चन 7 में क्या है, यस कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बुक आपने ओपन करके रखी साथ साथ, ताकि बुक में से स्टेटमेंट पढ़ो, क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर करवा रही हूँ। कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको प्रॉफिट्स मेड ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ 2,50,000 आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स। यहाँ पर आपको प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में, और ये कुछ ही आइटम्स गिवन है, डेप्रिसिएशन हो गया, अमोर्टाइजेशन हो गया, ये सारी एडजस्टमेंट्स वाली आइटम्स गिवन है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो आपको दिया हुआ है दैट इज करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। तो आपके पास क्वेश्चन में ये कुछ एक आइटम्स क्वेश्चन में गिवन है, तो हमें इसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्योंकि इसमें टैक्स से पहले का प्रॉफिट दिया हुआ, तो अगर हमारे पास ये क्वेश्चन में टैक्स वगैरह दिया होता, या कुछ आइटम्स ऐसी होती जैसे प्रोविजन फॉर जो है ट्रांसफर टू रिजर्व्स हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, या डिविडेंड पेड होता है,
या इंटरिम डिविडेंड पेड था, ये कुछ आइटम्स थी जो मैंने करवाई थी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने से पहले, जो आइटम्स है उसकी एडजस्टमेंट करनी होती है। तो अगर वो आइटम क्वेश्चन में गिवन है तो आप ले लोगे, अगर नहीं गिवन तो आप उसे फिर सी नोट नंबर 1 करने की नीड नहीं। वैसे में लिखवा था सी नोट नंबर 1, क्वेश्चन तो ये कराया था मैंने आपको सी नोट नंबर 1, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर आपने नहीं लिखना क्योंकि कोई भी आइटम नहीं गिवन। इस तरह के एडजस्टमेंट की कोई भी जो ऐसी कोई आइटम नहीं है जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हमने लिखनी हो। जैसे कौन कौन से आइटम्स आती हैं यहाँ पर, एक तो करंट ईयर का जो है टैक्स आता है, ट्रांसफर टू रिजर्व्स, जितने रिजर्व से ट्रांसफर हो जितने बढ़ेंगे तो प्लस हो जाएंगे, कम होंगे तो माइनस हो जाएंगे। इसके अलावा और क्या बताया था, रिजर्व्स हो गए, और क्या बताया था मैंने, डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड, ये सारा आपको मैंने बताया था। प्रपोज डिविडेंड आपको प्रीवियस ईयर का लेना है, ये कुछ एक आइटम्स मैंने आपको बताई थी। और रिफंड ऑफ टैक्स है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इन प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया था। तो ये इस क्वेश्चन में ऐसी कोई भी आइटम नहीं है, तो हम डायरेक्ट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही लिखेंगे, दैट इज 2,50,000। वही सेकंड वाले कॉलम में लिख देंगे 2,50,000। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो कैलकुलेट करते हैं, तो जो भी नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स इसमें एडलेस हो चुकी है, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए सारी हम क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे। यानी एक्सपेंसेस तो नॉन ऑपरेटिंग प्लस हो जाएंगे और इनकम्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन है नॉन कैश आइटम, तो इसे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हम लिख देंगे ऐड, पहले हम ऐड के आइटम ले लेते हैं, जितनी भी ऐड के आइटम्स है। हाँ जी, सबसे पहले क्या डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है, 10,000, we will write here in first column 10,000। देन उसके बाद क्या दिया हुआ है, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, यानी गुडविल रिटर्न ऑफ। अगर गुडविल बढ़ जाती है ना, इंक्रीज होती है, तो उसको यहाँ नहीं लेना, दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिर उसका ट्रीटमेंट अलग है, उसको यहाँ पर नहीं दिखाना। हमने गुडविल वो लेनी है, नोट करना है इस पॉइंट को, कि अगर गुडविल इंक्रीज हो जाती है तो उसको हमने यहाँ पर कंसीडर नहीं करता, डिक्रीज वाली को करना है। इफ गुडविल इंक्रीजेस देन यहाँ पर नहीं लेना, देन we will not write goodwill in operating activities। तो इन्वेस्टिंग होता है, जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करेंगे तब उस वहां पर ये पॉइंट आएगा। तो ऑपरेटिंग में इसको गुडविल को, इंक्रीज वाली गुडविल को नहीं लिखा जाता, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर तो एमोर्टाइजेशन है, एमोर्टाइजेशन मतलब डिक्रीज, क्लियर कट ही लिखा हुआ है। तो गुडविल एमोर्टाइजेशन का मतलब क्या है, डिक्रीज होना। तो कितनी 5,000, ये भी ऐड हो जाएगा, एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल दैट इज 5,000। उसके बाद दिया हुआ क्वेश्चन में लॉस एंड सेल ऑफ मशीन, तो ये भी लॉस है, नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, इसे भी क्या कर दोगे, लॉस ऑफ मशीनरी ऐड कर दोगे, दैट इज 7,000। आफ्टर दैट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, प्रॉफिट क्या नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो इसे क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड दैट इज 3,000। तो लेस वाली आइटम को माइनस में ब्रैकेट में शो कर देंगे। तो हाँ जी, पहले हम जितनी प्लस की आइटम उसे प्लस कर देंगे, 15 और 7 22, तो ये आ जाएगा 2,72,000। तो 2,72,000 में से 3,000 लेस हो जाएगा, तो कितना आ गया हमारे पास, 272 में से 3 गया, इट इज 2,69,000। ये क्वेश्चन की फर्स्ट स्टेज पूरी होगी। तो इसे क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आपने पूरा लिखना है बस। अभी आगे फर्स्ट स्टेज आ गई 2,69,000। तो 2,69,000 इज आर प्रॉफिट, तो उसे हम लिख देंगे 2,69,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल में क्या है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, वो कौन कौन सी है चेक करते हैं। तो करंट एसेट्स क्या है, सबसे पहले क्या है, 3 आइटम्स है, ट्रेड रिसीवेबल, टीआर, ट्रेड रिसीवेबल। मैं इसको देखती हूँ, करंट एसेट है, पहले हम चेक करते हैं, पहले ईयर चेक करना। देखो यहाँ 18 पहले, करंट ईयर पहले, बाद में 17 है,
तो ये जो चेक करना आप इसके, तो यानी करंट एसेट में रिवर्स रिलेशन होता है, अगर बढ़ेगी तो माइनस करेंगे, डिक्रीज होगी तो उसे प्लस करेंगे। तो यहाँ पर पहले 22,000 थी 17 में, 18 में 23,000 होगी है, यानी करंट एसेट बढ़ गई है 1,000 से, तो बढ़ गई है तो क्या करेंगे 1,000 को हम यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो लिख दोगे इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। उसके बाद क्या ट्रेड पेबल, वो करंट लायबिलिटी से पहले यहाँ लिखो ट्रेड पेबल, फिर चेक करो बढ़ रही है कम हो रही है। ट्रेड पेबल पहले 15,000 थे, अब 10 हो गए, 5,000 से कम हो रहे हैं तो मतलब डिक्रीज हो रहे हैं, तो करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। डायरेक्ट रिलेशन है इसका, डायरेक्ट मतलब प्लस, बढ़ेगी तो प्लस, कम होगी तो माइनस। अब नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस, हम प्रीपेड एक्सपेंसेस लिख लेते हैं यहाँ पर। अब चेक करना प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं, पहले 6,000 थे अब 4 हो गए हैं, तो इट मीन 2,000 कम हो रहे हैं, यानी पहले 6,000 थे अब 4 हो गए, 2,000 कम हो रहे हैं, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो क्या कर देंगे इसे हम प्लस कर देंगे। बस 3 आइटम से तीनों को इकट्ठा ही प्लस माइनस करना, -6 में से 2 गया तो -4,000, तो इसको डायरेक्ट -4 लिखिए, तो ये आ गया 2,65,000। इस क्वेश्चन में टैक्स तो है ही नहीं, बस ये आपका आंसर आ गया। क्या आएगा आंसर, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बस दिस इज द आंसर। तो लाइकवाइज आप इस तरह से क्वेश्चन, जो 7 क्वेश्चन ऐसे ही करोगे आप। 8th क्वेश्चन में सिर्फ लाइकवाइज 8th भी कर सकते हो, 8th क्वेश्चन में सिर्फ एक ही नया पॉइंट दिया हुआ है आपको, सिर्फ एडिशन इन्फॉर्मेशन में देखिए, अब चेक करिए, एंड में बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। एंड में बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, उसको क्रॉस कर दो अपनी बुक में, उसको आपने यहाँ पर नहीं दिखाना, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। जैसे सबसे पहले डेप्रिसिएशन है, क्वेश्चन में देखिए ऐड हो जाएगा दोनों डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल ऐड और गेन लेस, तो वो आइटम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस से पहले आ जाएगी। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज है, उससे बैंक ओवरड्राफ्ट को क्रॉस कर दो, वो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। बस इस तरह से क्वेश्चन 8 भी आप सोल्व कर लोगे। नाउ प्रैक्टिकल क्वेश्चन 9A। अब 9A क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं आपको, वो भी बिल्कुल वैसे ही है 9A क्वेश्चन भी, बस थोड़ा सा वही पॉइंट है जो फॉर्मेट में आपने किया था। इसमें क्या है, नरूला लिमिटेड अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख आफ्टर चार्जिंग और क्रेडिटेड द फॉलोइंग आइटम्स, यानी क्रेडिटिंग करने के बाद ये कुछ एक प्रॉफिट दिया हुआ 2 लाख का, इन सारी आइटम्स के बाद का ये होता है प्रॉफिट। अभी आइटम्स में डेप्रिसिएशन है, लॉस है, एमोर्टाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी आ गया बेटा। अगर आपके पास ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ये नेट प्रॉफिट की आइटम्स आ जाती है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी अब आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। सी नोट 1, तो नोट 1 आप सबसे एंड में दूसरे पेज पे बनाओगे, मैं यहाँ पर बना रही हूँ नोट नंबर 1। तो यहाँ पर क्या निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो सबसे पहले प्रॉफिट लेना, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द करंट ईयर। हाँ जी, तो नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ आपको क्वेश्चन में, नेट प्रॉफिट आपको स्टार्टिंग में दिया 2 लाख, तो आप यहाँ लिख दोगे 2 लाख, बस ये लिख के छोड़ दो आप। अब क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट को जब आपको लगता है कि ये ऐसी आइटम्स है, तो आप क्वेश्चन को यहाँ पर इसको 2 लाख लिख के छोड़ दो, अभी यहाँ पर नहीं हम लिखेंगे, जब सारा टोटल हो जाएगा फिर हम करेंगे यहाँ पर अभी हम नहीं लिखेंगे, अभी छोड़ देंगे, जब पूरा सारी आइटम्स आ जाएंगे तब लिखेंगे। हाँ जी, हमने एक एक स्टार्टिंग से फर्स्ट आइटम से क्वेश्चन को शुरू करना है। सबसे पहले कह दिया डेप्रिसिएशन, अभी हमारे पास ये कैलकुलेट नहीं हुआ, इसको ऐसे एज इट इज छोड़ देंगे, तो हम लिखेंगे एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो मैं बार बार सेंटेंस लिखूंगी, मैं एडजस्टमेंट्स लिखूंगी और यहाँ पर लिख रही हूँ ऐड। अब कौन कौन से आइटम जो ऐड किए वो हम करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, ऐड होता है। कितना डेप्रिसिएशन है, 25,000। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर गिवन है 3,000। आफ्टर दैट एमोर्टाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट, ये भी इंटेंजिबल एसेट है, तो ये एमोर्टाइजेशन इसको भी लिखना, फॉर्मेट में हमने नहीं लिखा तो वहां लिख लेना, ये एमोर्टाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट
कितनी है ये 8,000। आफ्टर दैट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये भी क्या होंगे यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितनी है ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2400, इसे भी हम क्या कर लेंगे यहाँ पर ऐड कर लेंगे। उसके बाद ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, मैंने आपको बताया था कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आपका करंट ईयर का ऐड होता है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करंट ईयर का ऐड होता है, तो यहाँ पर आपको ईयर तो दिए नहीं हुए, तो इट मीन इसी को करंट ईयर का मान लेंगे, इसी को प्रीवियस ईयर का मान लेंगे। जब आपके पास नोट करना प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एक ही बात दिया, इसी को करंट ईयर का मान लेंगे, इसी को प्रीवियस ईयर का मान लेंगे, इट मीन इसी को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड कर देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, और इसी को एंड में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से माइनस करेंगे, दैट इज 40,000। देखो जो आइटम वहां के नेट प्रॉफिट में हम लिखते जा रहे हैं। उसके बाद क्या है ट्रांसफर टू रिजर्व, इसको भी वहीं लिख देंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, ट्रांसफर टू रिजर्व। कितने रिजर्व्स 20,000, तो 20,000 भी वहां पर ऐड हो जाएगा। उसके बाद क्या है गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, बस एक ही आइटम है, बाकी तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज है। तो गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी ये क्या हो जाएगा लेस होगा, तो इसे हम क्या करेंगे लेस करेंगे, लेस गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कितना है गेन 9,000, बस ये माइनस हो जाएगा। बस अब आपका ये टोटल कर लीजिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये कितना गया 2,60,000, तो इसे हम 2,60,000 यहाँ पर लिख देंगे। जितनी आइटम ऐड लेस हो रही है ऐड वाली कितनी होगी, इन सबको प्लस करिए 2836 और 38,400, बस इनको प्लस करो 2,98,400, उसमें से 9,000 माइनस कर दो, तो आ जाएगा 2,89,400। तो इस पहला क्वेश्चन की फर्स्ट स्टेज क्लियर होगी है। तो उस फर्स्ट स्टेज को क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बस अब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का लिखना है हमें, बस उसको ध्यान से चेक करते जाना। हाँ जी सबसे पहले क्या दिया हुआ यहाँ पर क्वेश्चन में ट्रेड रिसीवेबल, ये चेक करो पहले करंट है फिर प्रीवियस है टीआर, तो टीआर आपके इंक्रीज हो रहे डिक्रीज हो रहे चेक करिए। ट्रेड रिसीवेबल है पहले 90 थे 1 लाख हो गए, इट मीन बढ़ रहे हैं, तो बढ़ रहे हैं तो करंट एसेट बढ़ेगी तो क्या करोगे माइनस, तो 10,000 माइनस। ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटीज है चेक करते हैं बढ़ रही है कम हो रही है, पहले 41 थी 60 हो रही है, बढ़ गई है, तो ट्रेड पेबल जब बढ़ेंगे तो क्या करोगे प्लस करोगे, करंट लायबिलिटी बढ़ने पे प्लस होती है। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी करंट लायबिलिटीज है, अभी चेक करोगे बढ़ रही है प्लस हो रही कम हो रही है, तो ये पहले 5,000 थी 1,000 है, कम हो रही है, तो कम हो रही है तो इसे क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो 4,000। एक मिनट ट्रेड पेबल बढ़ रहे थे ना, तो ट्रेड पेबल बढ़ रहे हैं तो प्लस कर दिए थे हमने, ठीक है, और लाइकवाइज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कम हो रही है तो क्या कर देंगे इसे माइनस कर देंगे, और एंड में है प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी 17 में कुछ भी नहीं है 18 में 2,000 हो गए, यानी जब कुछ भी नहीं है इट मीन नील है जीरो है, तो यानी प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं तो इसे क्या कर दोगे माइनस कर दोगे। करंट एसेट जब भी बढ़ेगी तो माइनस 2,000 माइनस, बस अब टोटल करिए 10 14 टू 16, 19 में से 16 क्या 3,000, तो ये आ जाएगा 2,92,400। एक क्वेश्चन की सेकंड स्टेज आ गई, तो इसे क्या बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये सेकंड स्टेज आ गई। बस इसमें क्या लेस करना है टैक्स लेस कर दोगे, लेस टैक्स नेक्स्ट पेज पे कर देती हूँ मैं, लेस यानी 2 लाख कितना आ गया 2,92,400 आ गया हमारे पास क्वेश्चन में, 2,92,400। आप प्रॉपर फॉर्मेट ड्रॉ कर लोगे जैसे करते हो, तो 2,92,400 आ गया, तो इसमें से लेस टैक्स पेड, कितना टैक्स था 40,000 था, तो 40,000 आप इसमें से माइनस कर दोगे, तो कितना आ गया 2,52,400। बस दिस इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चन जो है इस तरह के जितने भी
12 क्वेश्चन तक है आई थिंक, 11, 9, 10, 11 भी वैसे ही है, ये 12th क्वेश्चन तक, 12, 13 यू कैन आल्सो डू 13 क्वेश्चन, ये 13 क्वेश्चन तक आप इजिली सोल्व कर सकते हैं। यानी टुडेज होमवर्क इज सोल्व क्वेश्चन 6 to 13 इन योर फेयर नोटबुक। तो ये आपने 6 to 13 यानी 7 क्वेश्चन आपने अपनी नोटबुक में सोल्व करने हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।